हेलो फ्रेंड्स, मनोज राजगुरु की पॉलिटिकल साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरे वीडियो, उनके कंटेंट और उनका प्रेजेंटेशन पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहें और एक ही प्लेटफॉर्म पर आप मेरे सारे वीडियो को एक्सेस कर सकें। थैंक यू। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था भारतीय संविधान में राष्ट्रपति की राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग और सलाह देने के लिए जिस तरह से मंत्रिपरिषद का उल्लेख किया गया था, वो सारे प्रावधान देखे थे। आज हम उसी से जुड़ा हुआ एक और प्रावधान देख रहे हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था है और जिसको हम प्रधानमंत्री के पद के नाम से जानते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर, है ना। बात की शुरुआत अगर हम करें, कुछ की फीचर्स अगर इस टॉपिक से रिलेटेड देखें तो हम ये कह सकते हैं कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना। और पार्लियामेंट्री सिस्टम में आप लोगों को पता है कि सरकार के जो दो अंग होते हैं, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका, इन दोनों के बीच में बहुत क्लोज रिलेशन होता है। और इसी क्लोज रिलेशन के तहत कार्यपालिका का जो निर्माण होता है वो व्यवस्थापिका से होता है और कार्यपालिका का कार्यकाल भी व्यवस्थापिका की इच्छा पर निर्भर करता है। हम पूरी संसदीय व्यवस्था पर चर्चा नहीं करें, हम एक बात उठाते हैं संसदीय व्यवस्था के तहत कि संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिकाएं दो प्रकार की होती है ना। एक को हम बोलते हैं नॉमिनल एग्जीक्यूटिव और दूसरे को हम बोलते हैं रियल एग्जीक्यूटिव, यानी कि नाम मात्र की कार्यपालिका और वास्तविक कार्यपालिका। जब भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर नाम मात्र की कार्यपालिका जो है वो राष्ट्रपति को रखा गया है। शासन की जो सारी शक्तियां हैं संविधान ने वो राष्ट्रपति को सौंपी है आर्टिकल 53 के तहत। और ये भी कहा गया है कि राष्ट्रपति इन सारी शक्तियों का प्रयोग जो है वो मंत्री परिषद और उसके प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री के सहयोग, उसकी सहायता और उसके परामर्श के आधार पर करेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि संसदीय व्यवस्था के तहत हमारे यहाँ पर जो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है वो तो है राष्ट्रपति, लेकिन जो एक्चुअल जिसको हम रियल एग्जीक्यूटिव कहते हैं वो रियल एग्जीक्यूटिव है मंत्री परिषद। और उस मंत्री परिषद का एक प्रधान होगा जो कि आर्टिकल 74 के अंदर कहा गया है, वो प्रधानमंत्री होगा। तो हम इन इन इनडायरेक्टली ये भी कह सकते हैं कि वास्तविक कार्यपालिका जो है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्री परिषद है। और चूंकि प्रधानमंत्री के बारे में ये कहा जाता है कि वो मंत्री परिषद को लीड कर रहा है, ऐसा कहा भी जाता है कि वो सारे नक्षत्रों में, सारे तारों में सबसे प्रमुख और मुखिया है। तो इसीलिए हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि नाम मात्र की कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। टेक्निकल वर्ड में अगर हम कहें तो डी जूरे एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रेसिडेंट को कहा जाता है और डी फैक्टो एग्जीक्यूटिव जो है वो प्रधानमंत्री को कहा जाता है। तो ये कुछ प्रारंभिक बात जो हम प्रधानमंत्री के संदर्भ में बता सकते हैं। अब अगर हम बात करें प्रधानमंत्री अपॉइंट कैसे होता है, उसकी नियुक्ति कैसे होती है, तो सबसे पहली बात कि भारतीय संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री की नियुक्ति की एक अलग से प्रक्रिया, एक विशेष प्रक्रिया का उल्लेख नहीं किया गया है। यहाँ आप लोग विशेष ध्यान रखें, जैसे राष्ट्रपति के बारे में कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, या जैसे न्यायाधीशों के बारे में कहा गया है, या जैसे संसद के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है, वैसे ही प्रधानमंत्री कैसे बनेगा इसकी कोई विशेष प्रक्रिया भारतीय संविधान में उल्लेखित नहीं है। लेकिन जब हम आर्टिकल 75 की बात करते हैं तो आर्टिकल 75 के अंदर एक छोटी सी बात उल्लेखित की गई है। आर्टिकल 75 सब सेक्शन 1 के अंदर कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। और अब जैसा कि हमको पता है कि भारत के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम है, तो पार्लियामेंट्री सिस्टम में नियुक्ति कैसे की जाती है कि जिस लोकसभा के अंदर जब आम चुनाव होते हैं, जिसको हम जनरल इलेक्शन कहते हैं, तो उस जनरल इलेक्शन के अंदर जिस दल को बहुमत मिलता है, देखो सामान्य परिभाषा में हम क्या कह रहे हैं, जिस दल को बहुमत मिल रहा है वो दल अपना एक नेता नियुक्त चुनता है और उसी नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। ये तो हुई सामान्य परिस्थितियों की बात। लेकिन पिछले कुछ दशकों से अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि भारत में बहुदलीय व्यवस्था के कारण कोलिएशन हो रहे हैं, राजनीतिक दलों के बीच में गठबंधन हो रहे हैं, यहां तक कि चुनाव भी गठबंधन के आधार पर हो रहा है। इसीलिए अब हम इसमें एक नई बात और ऐड कर सकते हैं कि आम चुनावों के बाद जिस जिस गठबंधन को बहुमत मिलता है
वो गठबंधन अपना एक नेता चुनता है और उस नेता को ही राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। तो ये संसदीय परंपरा है। संसदीय व्यवस्था के तहत इस तरह से प्रधानमंत्री का चयन बहुमत दल या बहुमत वाले गठबंधन में से होता है और उसी नेता को राष्ट्रपति के द्वारा भारत के अंदर प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। ये सामान्य परिस्थितियां। जब हम राष्ट्रपति पढ़ रहे थे तो हमने कहा था कि कुछ विशेष परिस्थितियां आ जाती हैं जब राष्ट्रपति स्वविवेक से प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। अब वो स्वविवेक क्या था? हमने देखा कि अगर कोई त्रिशंकु विधानसभा या त्रिशंकु संसद की स्थापना हो जाए, यानी कि किसी भी दल को मेजोरिटी नहीं मिले, तब ऐसी स्थिति में कौन सी पार्टी स्टेबल गवर्नमेंट दे सकती है, पॉलिटिकल सिस्टम को स्थायित्व प्रदान कर सकती है, उसके नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है। तो ये एक विशेष परिस्थिति है जब राष्ट्रपति स्वविवेक का प्रयोग करता है। बाकी राष्ट्रपति बाध्य है बहुमत दल या बहुमत वाले गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करने के लिए। तो ये एक व्यवस्था हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक दूसरी बात और हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जब जो सक्सेशन होता है, उत्तराधिकार होता है, उस स्पष्ट उत्तराधिकार के अभाव में भी राष्ट्रपति ये देख सकता है कि कौन प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त होगा। इसका मतलब ये है कि अगर सपोज करो किसी बहुमत दल का कोई नेता नियुक्त नहीं हो पा रहा है या नियुक्ति में कुछ विलंब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में उसका कौन उत्तराधिकारी हो सकता है? स्वयं राष्ट्रपति अपने स्वविवेक का प्रयोग करके उस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त कर सकता है। तो ये हम प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात यहाँ पर बता सकते हैं कि क्या प्रक्रिया जो है वो अपनाई गई है। यहाँ पर एक बात और हम बता सकते हैं कि हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने 1980 के अंदर एक डिसीजन दिया था और वो निर्णय क्या था कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त राष्ट्रपति ये नहीं देखेगा कि जिस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा रहा है उसने बहुमत साबित कर दिया है या नहीं, है ना। मतलब अगर बहुमत दल ने या गठबंधन ने अपना कोई नेता चुन लिया है तो उस नेता को पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाएगा, उसके बाद राष्ट्रपति उससे कहेगा कि आप फ्लोर के अंदर या सदन के अंदर अपना बहुमत साबित करो। मतलब सदन में बहुमत साबित करने की जो प्रक्रिया है वो सेकेंडरी है। द्वितीय के प्राथमिक प्रक्रिया क्या है कि राष्ट्रपति के द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी। अब उसके पास बहुमत है या नहीं है, इसकी बाध्यता प्रधानमंत्री के ऊपर राष्ट्रपति के द्वारा लागू नहीं की जाएगी। इसी तरह से हम यहाँ पर एक और चीज बता सकते हैं, ये जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन था 1997 के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि किसी गैर संसद सदस्य को भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। यहां आप ध्यान रखिए कि ऐसा व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है और अगर बहुमत दल ने या बहुमत वाले गठबंधन ने किसी ऐसे व्यक्ति को अपना नेता चुन लिया है जो कि ना तो लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा का, अर्थात संसद का सदस्य नहीं है, तो उसको भी प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन कंडीशन क्या होगी कि उसको आने वाले 6 महीनों के अंदर अंदर संसद के किसी भी सदन की सदस्यता प्राप्त करनी पड़ेगी। तो ये एक विशेष बात जो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि कोई गैर संसद का सदस्य भी प्रधानमंत्री बन सकता है, सशर्त हमारे यहाँ पर हम कह सकते हैं कि एच.डी. देवेगौड़ा जो थे 1996 के अंदर जो प्रधानमंत्री बने थे, वो उस समय न तो लोकसभा के मेंबर थे न राज्यसभा के मेंबर थे, लेकिन फिर भी उनको संयुक्त मोर्चा के गठबंधन ने अपना नेता चुना और फिर उसके बाद में उनको प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के पश्चात ही एच.डी. देवेगौड़ा जो है वो संसद के सदस्य बने। तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी हमको ध्यान में रखना होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति के वक्त। एक ट्रेडिशन या परंपरा का और यहाँ पर हम उल्लेख करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे यहाँ पर संसद के अंदर 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो प्रधानमंत्री किस सदन का सदस्य होना चाहिए? ये बात अगर हम संवैधानिक तौर पर कहें तो कह सकते हैं कि संविधान में ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि हमारा प्रधानमंत्री लोअर हाउस का ही होना चाहिए। ये बाध्यता जरूर है कि जिस दल को निम्न सदन में बहुमत मिला हो आम चुनावों में, उस दल का नेता, निम्न सदन में बहुमत दल का नेता, अब वो नेता लोकसभा का भी हो सकता है और वो नेता राज्यसभा का भी
हो सकता है। लेकिन एक सामान्य परंपरा की अगर हम बात करें तो क्या कह सकते हैं कि भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से लगाकर अगर अब अभी नरेंद्र मोदी जी तक की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सामान्यतः हमारे यहाँ पर प्रधानमंत्री लोकसभा से ही चुनाव नियुक्त लोकसभा के ही सदस्य रहे हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर। जैसे 1966 के अंदर इंदिरा गांधी जो थी वो राज्यसभा की मेंबर थी। इसी तरह से एच.डी. देवेगौड़ा जो 1996 में प्रधानमंत्री बने वो राज्यसभा के मेंबर थे। और तीसरा नाम हम बता सकते हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह का, जो 2004 में प्रधानमंत्री बने और दूसरी बार 2009 में बने, और दोनों ही बार वो राज्यसभा के मेंबर थे। तो ये तीन नामों को छोड़ दे तो हम देख सकते हैं कि बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हमारे बने वो सब लोकसभा के ही सदस्य थे। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं, सामान्य परंपरा हमारे यहाँ पर यह है कि लोकसभा के ही व्यक्ति को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया जाता है। बाध्यता नहीं है, लेकिन ये एक जनरली परंपरा स्टेब्लिश हो चुकी है। तो ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में कुछ बातें हम लोग बता सकते हैं। अगर हम एक चीज और देखें तो हम ये भी कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है। संविधान में की अगर हम बात करें तो हम कह सकते हैं कि संविधान में प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित है। आप लोग ये कह सकते हो एक सामान्य तौर पर कि प्रधानमंत्री एक बार जब नियुक्त हो जाता है तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बना रहता है। लेकिन इस 5 वर्ष में कोई गारंटी नहीं है। क्यों गारंटी नहीं है? क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पर संसदीय व्यवस्था है, और संसदीय व्यवस्था में कार्यपालिका का कार्यकाल किस पर निर्भर करता है? व्यवस्थापिका की इच्छा पर। जब तक व्यवस्थापिका में मेजोरिटी है, बहुमत है, तब तक कार्यपालिका अपने पद पर बनी रहती है। और जैसे ही नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है, पूरी कार्यपालिका को अपने पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इस आधार पर हम क्या कह रहे हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है, अगर हम एग्जैक्ट वर्ड यूज करें तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो अनिश्चित है। सामान्य परिस्थितियों में वो अपने 5 वर्ष की अवधि पूरी करता है, लेकिन फिर भी अगर कंडीशन आ जाए तो 5 वर्ष पहले भी उसे अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का कार्यकाल अनिश्चित है। अगर हम आर्टिकल 75 के सब सेक्शन 2 की बात करें तो हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री का जो कार्यकाल है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक बना रहता है। अब यहाँ पे प्रसाद पर्यंत मतलब डिजायर ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति की इच्छा है। देखो यहाँ पे राष्ट्रपति की मनमर्जी नहीं चलती है ना, लेकिन इसका मतलब क्या है कि अगर सदन के अंदर, संसद के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाए और उसके बावजूद प्रधानमंत्री अपनी कैबिनेट के साथ इस्तीफा ना दे, तब राष्ट्रपति उसको बर्खास्त करने की क्षमता या शक्ति रखता है ना। तो इस रूप में हम कह रहे हैं कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक प्रधानमंत्री अपने पद पर बना रहता है। बाकी अगर जब तक उसका सदन में बहुमत है वो अपने पद पर बना रहेगा। यहां पर एक और बात हम बता सकते हैं, आर्टिकल 75 सब सेक्शन 3 जो ये कहता है कि मंत्री परिषद जो है सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करती है। अब सामूहिक उत्तरदायित्व में हमने क्या कहा था कि अगर लोकसभा के अंदर या संसद के अंदर अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ऐसी स्थिति में यह माना जाता है कि वो अविश्वास का प्रस्ताव नेतृत्व के खिलाफ पारित हुआ है ना। तो उस स्थिति में प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है, और प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दिया अर्थात पूरी मंत्री परिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। तो पद विमुक्ति के बारे में हम इस सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। पद विमुक्ति से जुड़ी हुई एक तीसरी बात जो पिछले कुछ समय से हमें देखने को मिली है, और वो है व्यवहारिक बात। वो संवैधानिक बात नहीं है, वो व्यवहारिक बात है। हाँ, हम लोगों ने बात करी कि पिछले कुछ समय से हमारे यहाँ पर गठबंधन या कोलिएशन का दौर चल रहा है ना। तो कोलिएशन के अंदर बहुत सारे दल हो सकते हैं। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री तो किसी एक दल को, जनरली वो सबसे बड़ा दल जो होता है उसी को रिप्रेजेंट करता है। अगर गठबंधन को वो नेतृत्व पसंद नहीं है, अगर गठबंधन नेतृत्व परिवर्तन करना चाहता है, तो ऐसी स्थिति में भी प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ेगा
फिर गठबंधन अपना दूसरा नेता चुनेगा और उस नेता को प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 1996 के अंदर संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी थी, तो उस संयुक्त मोर्चा की सरकार में पहले इंद्र कुमार गुजराल को प्रधानमंत्री बनाया गया था और उसके बाद में उसको उनको चेंज करते हुए बाद में बात चली थी एचडी देवेगौड़ा को प्रधानमंत्री बनाने की। तो ये एक कंडीशन है जो हम बता सकते हैं कि व्यवहार में इन प्रैक्टिस गठबंधन भी सहयोगी दलों, चूंकि सभी दल मिलकर सरकार चला रहे हैं, तो नेतृत्व के निर्धारण का या नेतृत्व की पसंद का अधिकार भी सभी दलों को मिला जुला रहता है। तो ये भी एक फैक्टर बन जाता है प्रधानमंत्री को अपने पद पे बने रहने का या उसको उसके पद से हटाने का। अगली बात अगर हम करें योग्यता की, तो हम दो योग्यता के बारे में बता सकते हैं कि कौन व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है। तो संविधान में कहीं पर भी प्रधानमंत्री पद की योग्यता का उल्लेख नहीं किया गया है ना। यहाँ पर हम विशेष बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री पद पर कौन व्यक्ति नियुक्त होगा, इसका कहीं पर भी उल्लेख संविधान में नहीं है। लेकिन मंत्री कौन होगा उसकी योग्यता संविधान में परिभाषित की गई है। तो इसी बेस पर हम क्या बता सकते हैं कि वो व्यक्ति जो संसद का सदस्य है ना, वही व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर रह सकता है। अब आप यहाँ पर तो जो अभी थोड़ी देर पहले हमने कहा था किसी गैर संसद सदस्य को भी प्रधानमंत्री नियुक्त किया जा सकता है, उसकी अगली कड़ी में हमने क्या कहा था कि अगर किसी गैर संसद सदस्य को भी प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाता है तो उसको 6 महीने के अंदर अंदर संसद की सदस्यता लेनी पड़ती है, और अगर नहीं ले पाता है तो उसको अपनी पद से इस्तीफा देना पड़ता है। तो इसीलिए हम योग्यता के बारे में क्या बता सकते हैं कि एक मंत्री की जो योग्यता होती है उसी योग्यता को हम प्रधानमंत्री के बारे में भी बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री का संसद का किसी भी सदन का सदस्य होना आवश्यक है। ये योग्यता की बात है। इसी तरह से हम ये भी कह सकते हैं प्रधानमंत्री की शपथ का क्या प्रावधान संविधान में है। तो संविधान में कहीं पर भी अलग से प्रधानमंत्री की शपथ का उल्लेख नहीं किया गया है। हाँ, मंत्री परिषद के बारे में जो प्रावधान है वही प्रावधान प्रधानमंत्री पर भी लागू होता है कि जैसे मंत्रियों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, उसी तरह से प्रधानमंत्री को भी उसकी पद और गोपनीयता की शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। तो ये हम कह सकते हैं कि कोई अलग से कोई विशेष प्रावधान न तो प्रधानमंत्री पद की योग्यता को लेकर संविधान में किया गया है और न ही प्रधानमंत्री पद की शपथ को लेकर कोई अलग से प्रावधान संविधान में वर्णित किया गया है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियां क्या हैं, अगर हम उस पर चर्चा करें तो हम सबसे पहले बता सकते हैं मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ काम या मंत्री परिषद से जुड़ी हुई शक्तियां जो कि प्रधानमंत्री के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। सबसे पहली बात, मंत्रियों की नियुक्ति करना। आप लोगों को पता है आर्टिकल 74 और 75 हमने देखा है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहयोग देने के लिए मंत्री परिषद की व्यवस्था करता है। 75 के अंदर क्या कहा गया है कि सबसे पहला काम होगा प्रधानमंत्री की नियुक्ति और प्रधानमंत्री की सलाह से राष्ट्रपति मंत्रियों को नियुक्त करेगा। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री हम लोग कहते हैं राजनीतिक सजातीयता के सिद्धांत के आधार पर अपने ही बहुमत दल या बहुमत वाले गठबंधन में से कुछ व्यक्तियों को अपनी पसंद से सेलेक्ट करता है। अपनी पसंद से सेलेक्ट करते वक्त कुछ वो व्यवहारिक बातें ध्यान में रखता है, जैसे हर जाति का, हर धर्म का, हर क्षेत्र का, हर जेंडर का, हर आयु वर्ग का रिप्रेजेंटेशन मंत्रिमंडल में हो। तो ये इन व्यवहारिक बातों को ध्यान में रखते हुए कौन मंत्री बनना चाहिए, किसकी योग्यता को स्थान मिलना चाहिए मंत्री परिषद में, ये प्रधानमंत्री खुद तय करता है। तो हम कह सकते हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति का काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। न केवल मंत्रियों की नियुक्ति का काम किया जाता है बल्कि जितने भी पोर्टफोलियो होते हैं, विभाग होते हैं जिसको हम मंत्रालय कहते हैं, किस मंत्री के पास कौन सा मंत्रालय जाएगा, ये बंटवारा भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जब मंत्री परिषद की मंत्रियों की नियुक्ति होती है तब जरूरी नहीं है कि उनमें विभागों का आवंटन बाद में होता है। पहले केवल मंत्री परिषद के सदस्यों को राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है कि ये कैबिनेट मिनिस्टर होगा, ये स्टेट मिनिस्टर होगा, ये डेप्यूटी मिनिस्टर होगा। बाद में प्रधानमंत्री योग्यताओं, अनुभवों को ध्यान में रखते हुए उनके बीच में विभागों का बंटवारा करता है। एक बार बंटवारा हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि वो स्थायी है। टाइम टाइम पर उनसे उनका पोर्टफोलियो चेंज भी करवाया जा सकता है। किसी व्यक्ति को किसी दूसरे मंत्रालय का कार्यभार भी सौंपा जा सकता है, किसी मंत्री से किसी एक विभाग का कार्यभार लेकर उसको दूसरे विभाग का चार्ज भी दिया जा सकता है। तो ये विभागों के बंटवारे के साथ साथ
एक्सचेंज जो है वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहां तक कि हम अगली बात और कह सकते हैं कि व्यक्तिगत रूप से किसी मंत्री को उसके पद से हटाने का कार्य भी या हटाने की शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है व्यवहार में। सैद्धांतिक तौर पर या संवैधानिक तौर पर मंत्री मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी है? राष्ट्रपति के उत्तरदायी। और मंत्रियों का कार्यकाल प्रधान राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन राष्ट्रपति को वो रिकमेंडेशन कौन भेजता है? प्रधानमंत्री भेजता है। तो इसीलिए कह रहे हैं कि मंत्रियों की नियुक्ति के साथ साथ उनको उनसे पद से हटाने की शक्ति भी प्रधानमंत्री के पास है। अगली बात हम बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री चूंकि मंत्रिपरिषद का मुखिया है, उसका नेतृत्व करता है, इसीलिए जब कभी भी मंत्रिपरिषद की बैठकें होती हैं, उन बैठकों की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। यहां तक कि उन बैठकों का एजेंडा प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और उनके अंदर निर्णय लेने का काम भी मुख्य तौर पर प्रधानमंत्री की इच्छा पर या उसकी शक्तियों पर निर्भर करता है। अगली बात हम बता सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय। तो इन सब मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन करना बहुत जरूरी है। तो ये प्रधानमंत्री देखता है, प्रधानमंत्री का काम है कि विभिन्न मंत्रालयों के बीच में किस प्रकार से सामंजस्य बिठाया जाए, किस प्रकार से उनके निर्णयों में, उनकी गतिविधियों में संतुलन स्थापित किया जाए और किस तरह से वो मंत्रालय काम करेंगे। अंतिम निर्णय जो होता है उनकी नीतियों के संदर्भ में, वो प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन या उसकी गाइडेंस के अंदर ही लिया जाता है। तो हम बता सकते हैं कि मंत्रिपरिषद में सामंजस्य, संतुलन बिठाने का काम प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। यहाँ पर हम ये भी बता सकते हैं कि मंत्रिपरिषद का अस्तित्व बना रहेगा या नहीं बना रहेगा, ये प्रधानमंत्री के अस्तित्व पर डिपेंड करता है। जैसे हमने कहा था कि अगर किसी कारणवश प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़े तो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री को अगर चेंज भी हो रहा है ना, जैसे हमने एग्जांपल लिया था इंद्र कुमार गुजराल और एसडी देवेगौड़ा का, तो उस समय पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद एक बार गई थी और वापस नई मंत्रिपरिषद का गठन हुआ था। तो प्रधानमंत्री के अस्तित्व पर मंत्रिपरिषद का अस्तित्व टिका रहता है। तो ये बात और हमको यहाँ पर ध्यान में रखनी जरूरी है। तो ये कुछ मुख्य बातें हैं जो प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद से जुड़ी हुई शक्तियों के संदर्भ में हम बता सकते हैं। दूसरी बात, राष्ट्रपति से जुड़े हुए क्या क्या कार्य या शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आर्टिकल 74 की। आर्टिकल 74 में क्या कहा है कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह और सहायता से काम करेगा और मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन है? प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद के निर्णयों पर अंतिम मुहर कौन लगा रहा है? प्रधानमंत्री। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो राष्ट्रपति को सलाह और सहायता देने में मुख्य भूमिका निभाता है और उसकी रिकमेंडेशन को, उसकी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य भी है, उसको इग्नोर नहीं कर सकता। तो ये पहला काम हम यहां पर बता सकते हैं। दूसरी बात आर्टिकल 78 की, कि आर्टिकल 78 में कहा गया है कि राष्ट्रपति जो है वो प्रशासन से जुड़े हुए और कानून निर्माण से जुड़ी हुई सूचनाएं प्रधानमंत्री से मंगा सकता है या प्रधानमंत्री प्रशासन और विधायी निर्णयों से राष्ट्रपति को अवगत कराएगा। यह आर्टिकल 78 के अंदर एक बात कही गई है। एक दूसरी बात और यहां पर हम कह सकते हैं कि मंत्रिपरिषद के अंदर किसी मंत्री ने अगर अपने लेवल पर, मतलब बिना मंत्रिपरिषद की सहमति के अगर कोई मंत्री खुद व्यक्तिगत निर्णय ले लेता है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को यह कह सकता है कि आप इस विषय पर मंत्रिपरिषद के अंदर चर्चा करवाएं और निर्णय लें। तो यहां पर और फिर राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद के अंदर अपनी भूमिका निभाता है। और दूसरी बात हम यहाँ पर कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जितनी भी नियुक्तियां करता है, जितने भी महत्वपूर्ण पद हैं, चाहे वो राज्यपाल का पद हो, चाहे वो राजदूतों का पद हो, चाहे वो न्यायाधीशों का पद हो, उन सभी पदों पर नियुक्तियां करते वक्त प्रधानमंत्री, या हम मंत्रिपरिषद कह रहे हैं लेकिन अभी प्रधानमंत्री के बारे में बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री की सिफारिशों को आधार पर ही राष्ट्रपति के द्वारा विभिन्न पदों पर नियुक्तियां की जा सकती है। तो ये एक और राष्ट्रपति से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री की शक्ति। अब यहाँ पर एक और हम बात बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री एक प्रकार से मीडिएटर या ब्रिज का काम करता है। किस किस के बीच में? मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में। यहां पर हम ये कह सकते हैं कि अगर किसी भी मंत्री को राष्ट्रपति से मिलना है तो वो प्रधानमंत्री की अनुशंसा पर या प्रधानमंत्री
की स्वीकृति से ही वो फॉर्मली राष्ट्रपति से मिल सकता है। राष्ट्रपति भी अगर किसी मंत्री से सूचना चाहे, किसी मंत्रालय से सूचना चाहे, तो उसमें भी मीडिएटर की भूमिका प्रधानमंत्री की ही होती है। बिना प्रधानमंत्री की मध्यस्थता के कोई भी ऑफिशियल रिलेशन मंत्रियों और राष्ट्रपति के बीच में नहीं रहता है। तो हम कह सकते हैं कि एक ब्रिज के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और मंत्रियों के बीच में। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो राष्ट्रपति से जुड़े हुए कार्य प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। अगली बात अगर हम करें कि विधायिका से जुड़े हुए कौन कौन सी शक्तियां प्रधानमंत्री के पास है, तो हम लोग बता सकते हैं सबसे पहले संसद को लेकर। संसद के अंदर जिस दल को बहुमत मिलता है उसी दल की सरकार बनती है, ऐसा हम लोग जानते हैं। तो बहुमत होने के कारण संसद के अंदर ज्यादातर विधेयक किसके द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं? उसी सरकार के द्वारा। तो इसीलिए हम कह रहे हैं इन विधेयकों को सरकारी विधेयक कहा जाता है। और उन सभी सरकारी विधेयकों का नेतृत्व कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है ना। तो ये एक महत्वपूर्ण बात कि महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों का नेतृत्व प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है और बहुमत के आधार पर प्रधानमंत्री उनको पारित भी करवा लेता है। यहाँ पर हम एक चीज और उल्लेख करते हैं बजट का। बजट भी कौन बना रहा है? कार्यपालिका बना रही है, वित्त मंत्रालय बना रहा है, लेकिन गाइडेंस किसकी है? प्रधानमंत्री की। और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाया हुआ, हालांकि बजट को संसद में रखने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है, लेकिन वो केवल फॉर्मल है। सारा कंट्रोल जो है वो किसका है? प्रधानमंत्री का कंट्रोल है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि संसद से जुड़ी हुई शक्तियों में महत्वपूर्ण सरकारी विधेयकों के साथ साथ बजट भी एक ऐसा कारक है जिस पर प्रधानमंत्री का पूरा नियंत्रण हम बता सकते हैं। दूसरी बात, संसद के जो सेशन होते हैं जिनको हम, जो कि अलग अलग समय पर आहूत होते हैं, शीतकालीन अधिवेशन या ग्रीष्मकालीन अधिवेशन या वर्षाकाल मानसून अधिवेशन, इन सब सेशंस को आहूत करना मतलब बुलाना, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। लेकिन रिकमेंडेशन किसकी है? मंत्रिपरिषद या अभी हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री की। वो सेशन कब तक चलेंगे, उनका अवसान मतलब सेशन के खत्म होने की अवधि, वो भी प्रधानमंत्री के नेतृत्व के द्वारा निर्धारित की जाती है। तो ये एक और संसद से जुड़ा हुआ कार्य। तीसरी हम बात बता सकते हैं, सरकार क्या क्या सोच रही है शासन को चलाने के लिए, उन नीतियों को सदन के अंदर मतलब पार्लियामेंट के अंदर भी प्रस्तुत करने का काम प्रधानमंत्री के नेतृत्व में किया जाता है। तो सदन में सरकारी नीतियों की घोषणा ये प्रधानमंत्री की एक और शक्ति या कार्य हम बता सकते हैं। फिर हम एक और बात बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री सदन को विघटित करने की रिकमेंडेशन भी कर सकता है। या विघटित का मतलब डिसॉल्व करने की बात हम कर रहे हैं, है ना। जैसे आपको पता है कि अगर संसद लोकसभा में अविश्वास का प्रस्ताव पारित हो जाता है, तब प्रधानमंत्री को अपने पद से पूरी मंत्रिपरिषद के साथ त्याग पत्र देना पड़ता है। ऐसी कंडीशन में प्रधानमंत्री के पास ये पावर होता है कि वो राष्ट्रपति को ये सिफारिश कर दे कि आप लोकसभा को विघटित कर दो। यहां ध्यान रखना, हम केवल लोकसभा की बात कर रहे हैं, राज्यसभा एक परमानेंट हाउस है, उसको विघटित नहीं किया जा सकता। तो लोकसभा को विघटित करने की, उसको डिसॉल्व करने की रिकमेंडेशन राष्ट्रपति के पास प्रधानमंत्री भेज सकता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम बता सकते हैं कि विधायिका से जुड़ी हुई हैं, जो कि प्रधानमंत्री के पास है। एक और बात यहां पर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री पूरे हाउस का नेता होता है ना। अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो वो लोकसभा का लीडर है, और अगर वो राज्यसभा का मेंबर है तो वो राज्यसभा का लीडर होता है। तो भले ही वो किसी भी हाउस का लीडर हो, लेकिन दोनों हाउस के अंदर जो अपोजिशन पार्टी है उनके साथ कोऑपरेट करना, उनका सपोर्ट लेना, किस तरह से अलग अलग इशू पर आम सहमति को विकसित किया जाए, ये काम सदन के अंदर प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। तो ये एक और प्रैक्टिकल बात हम यहाँ पर बता सकते हैं। एक और चीज विधायिका से जुड़ी हुई, आप लोगों को पता है राज्यसभा के 12 मेंबर्स जो हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं। तो वो 12 मेंबर अलग अलग फील्ड से होते हैं, एजुकेशन से हो सकते हैं, सोशल सेक्टर से हो सकते हैं, साइंस, स्पोर्ट्स, आर्ट, इनमें जो अचीवमेंट जिनका होता है उनको नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा के अंदर राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन वो मेंबर कौन होंगे, तो इसके बारे में भी प्राइम मिनिस्टर की रिकमेंडेशन बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो ये एक और बात जो विधायिका से जुड़ी हुई हम प्राइम मिनिस्टर की शक्ति के रूप में बता सकते हैं।
अगली बात अगर हम करें तो इमरजेंसी से जुड़ी हुई बात हम कर सकते हैं, आपातकाल से जुड़ी हुई प्रधानमंत्री की शक्तियां क्या है। सैद्धांतिक तौर पर अगर देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि आर्टिकल 352, 356 और 360, ये जो 3 अनुच्छेद हैं आपातकाल से जुड़े हुए, मुख्य तौर पर ये आपातकाल लगाने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। लेकिन आपने राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में स्पष्ट रूप से पढ़ा है कि राष्ट्रपति इनका प्रयोग मनमर्जी से नहीं कर सकता, इनका वास्तविक प्रयोग प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री की रिकमेंडेशन पर ही राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है या संवैधानिक या वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो हम बता सकते हैं कि आपातकालीन शक्तियों का जो वास्तविक प्रयोग करता है वो प्रधानमंत्री है। हालांकि अगर हम इस बेस पर देखें तो ये कह भी सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने इन शक्तियों का दुरुपयोग भी किया है। विशेषकर हम जब हम बात करते हैं 1975 के अंदर जो इंटरनल इमरजेंसी लगाई थी आर्टिकल 352 के तहत, कहा जाता है कि वो व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए वो आपातकाल लगाया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा, इंदिरा गांधी के द्वारा। इसी तरह से आर्टिकल 356 के अंदर जो संवैधानिक आपात लगाया जाता है, तो ये आरोप भी लगा है कि प्रधानमंत्री जो है वो दलीय हितों को ध्यान में रखते हुए राज्यों के अंदर संवैधानिक आपात लगाने का कार्य करता आया है। कई बार ये कहा जाता है कि सबसे ज्यादा मिसयूज अगर किसी आर्टिकल का हुआ है तो वो आर्टिकल 356 है, तो वो दलीय भावनाओं से प्रेरित होकर ही इस आर्टिकल का मिसयूज हुआ है। तो खैर फिर भी हम क्या कह रहे हैं कि आपातकाल लगवाने के पीछे प्रधानमंत्री का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। अगली बात अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि राज्यों से जुड़ी हुई भी प्रधानमंत्री की कुछ विशेष भूमिकाएं हैं। हमारे यहाँ पर एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला हम भारत एक फेडरल स्ट्रक्चर वाला स्टेट है, तो फेडरल स्ट्रक्चर के अंदर सेंटर के साथ साथ यूनिट्स भी हैं। तो सेंटर और स्टेट के बीच में कोऑर्डिनेशन बना रहे, उनके आपस के रिलेशन अच्छे रहें, ये सब डिसाइड करने में प्रधानमंत्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहती है, पहली बात। दूसरी बात, आर्टिकल 263 के अंदर कहा गया है कि दूसरे जितने भी स्टेट्स हैं या यूनिट्स हैं, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन करने के लिए एक इंटर स्टेट काउंसिल होगी, अंतरराज्यीय परिषद। तो उस परिषद का अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और उस परिषद का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री विभिन्न राज्यों के साथ मिलकर अपने फेडरल स्ट्रक्चर को प्रोग्रेसिव मोड में आगे बढ़ाता है। फिर कुछ काउंसिल्स हैं, जैसे राष्ट्रीय एकता परिषद है, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद है, राष्ट्रीय विकास परिषद है। ये सब सेंट्रल स्टेट रिलेशन की बॉन्डिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए बनाई हुई है ना। तो इन सब को भी चेयर करने का काम कौन कर रहा है? प्रधानमंत्री कर रहा है, ताकि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी बना रहे और वो स्मूथली उनके जो भी फंक्शन है उन फंक्शन को अच्छी तरह से कंडक्ट कर सकें। तो ये हम सेंट्रल स्टेट रिलेशन के बारे में बता सकते हैं प्रधानमंत्री की शक्तियां। अगर कुछ और पावर्स की बात करें, जनरल पावर की, तो हम बता सकते हैं कि प्रधानमंत्री अपने हाउस का लीडर होता है। जैसे देखिए कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है, ये एक गलत शब्द है। प्रधानमंत्री जिस सदन का मेंबर है वो उस सदन को लीड करता है। सपोज करो जब हम बात करते हैं मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो वो लोकसभा के मेंबर नहीं थे, वो राज्यसभा के मेंबर थे, इसीलिए वो राज्यसभा के नेता थे। अभी नरेंद्र मोदी जी हैं तो वो लोकसभा के मेंबर है, तो वो लोकसभा के नेता हैं। तो कहने का मतलब जिस समय प्रधानमंत्री जिस सदन का सदस्य होता है वो अपने उस सदन को नेतृत्व प्रदान करता है, इसीलिए उनको सदन का नेता कहा जाता है। और इसीलिए सदन को चलाना, उसकी नीतियों को निर्धारित करना, उसमें सरकार की नीतियों को प्रस्तुत करना, विपक्षों के साथ कोऑपरेशन करना, ये सब प्रधानमंत्री का दायित्व बनता है। तो ये इसीलिए हम कह रहे हैं वो हाउस को लीड करने का काम करता है। दूसरी बात हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री जो है वो विदेश नीति का निर्धारक भी होता है। हालांकि पूरी कैबिनेट की या पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर एक फॉरेन अफेयर्स का डिपार्टमेंट होता है, एक विदेश मंत्री होता है, लेकिन अगर हम 1951 के बाद से लगाकर अभी तक देखें तो भारतीय राजनीति में विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे हम नेहरू जी की पंचशील की नीति या गुटनिरपेक्षता की नीति देख लें, या उसके बाद से लगाकर अभी तक का हम देख लें, तो हम कह सकते हैं कि विदेश नीति के निर्धारण में प्रधानमंत्री का बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिगत प्रभाव रहता है, और उसी व्यक्तिगत प्रभाव के आधार पर विदेश नीति का निर्धारण किया जाता है। तो विदेश नीति के निर्धारक के रूप में भी प्रधानमंत्री की एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। एक अगली बात हम बता सकते हैं, प्रधानमंत्री अपने जिस दल का को रिप्रेजेंट कर रहा है,
उस दल को भी वो अपनी लीडरशिप प्रदान करता है। भले ही उस दल का अध्यक्ष कोई और हो, लेकिन प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व, उसका अनुभव, उसका कद इस तरह का होता है कि उसकी पार्टी की पॉलिसीज क्या होगी, उसकी पार्टी की स्ट्रेटेजी क्या होगी, वो सब उसके द्वारा डिसाइड की जाती है मुख्य तौर पर। तो वो अपने दल को भी अपना नेतृत्व प्रदान करता है। तो ये हम कुछ सामान्य बातें, कुछ सामान्य शक्तियां हम प्रधानमंत्री के बारे में बता सकते हैं। कुछ फैक्ट्स ऐसे हैं जिनको भी ध्यान में रखना हमारे लिए जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल 78 की अगर हम बात करें, अगर आपसे ये पूछा जाए कि प्रधानमंत्री के संवैधानिक कर्तव्य क्या हैं, तो हम बता सकते हैं कि आर्टिकल 78 के अंदर उसके कॉन्स्टिट्यूशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया है, जहां पर वो राष्ट्रपति को प्रशासनिक विधायी कार्यों के संबंध में सूचनाएं प्रदान करता है, जहां पर राष्ट्रपति उसको, प्रधानमंत्री को ये कह सकता है कि आप फला विषय को मंत्रिमंडल में विचाराधीन रखने के पश्चात निर्णय लें। तो जो संवैधानिक दायित्व हैं वो आर्टिकल 78 के अंदर उल्लेखित हैं। इसी तरह से 3 आर्टिकल ऐसे हैं जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के रिलेशंस को डिसाइड करते हैं। वो है आर्टिकल 74, आर्टिकल 75 और आर्टिकल 78। इन तीनों आर्टिकल में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में संबंध किस प्रकार होंगे। जैसे आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। इसी तरह से आर्टिकल 75 में मंत्री परिषद के सदस्यों और प्रधानमंत्री की नियुक्ति, पद विमुक्ति, इन सब के बारे में उल्लेख किया गया है 75 के अंदर। और इसी तरह से 78 के अंदर यह बताया गया है कि कैसे राष्ट्रपति के प्रति प्रधानमंत्री की क्या संवैधानिक दायित्व होंगे। तो 3 आर्टिकल हम बता सकते हैं जो इन दोनों के रिलेशंस को डिसाइड करते हैं या व्यक्त करते हैं। अगली बात हम बता सकते हैं जो फैक्चुअल चीजें हैं। अभी तक हमारे यहाँ पर 6 व्यक्ति ऐसे हैं जो चीफ मिनिस्टर रहते हुए प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जिसमें हम बता सकते हैं सबसे पहला नाम मोरारजी देसाई का, जो पहले जो हमारा बॉम्बे था महाराष्ट्र बनने से पहले 1952 से 56 तक वहां के सीएम रहे थे। चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। इसी प्रकार विश्वनाथ प्रताप सिंह भी उत्तर प्रदेश के सीएम रहे थे। पीवी नरसिम्हा राव आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे। एचडी देवेगौड़ा कर्नाटक और नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम रहे थे। ये व्यक्ति सीएम रहते हुए उन्होंने जो अपना प्रतिष्ठा, अपना कद हासिल किया, उसके बेस पर वो प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे। इस चीज को हम यहाँ पर विशेष इसलिए देख रहे हैं क्योंकि अगर आपको याद हो कि हमने अमेरिका के बारे में एक बात पढ़ी थी, अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए किसी प्रतिष्ठित पद पर रहना आवश्यक होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग ये देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पर भी प्रैक्टिस में ऐसी चीज रही है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए एक प्रतिष्ठित पद पर रहा हुआ व्यक्ति आगे तक बढ़ा है, और ये 6 एग्जाम्पल इस बात की गवाही देते हैं। तो ये हमारा टॉपिक हुआ भारतीय संविधान के अंदर प्रधानमंत्री का जिस तरह से उल्लेख है उसके बारे में।